कैपिटल गेन चैप्टर नंबर 9। कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पर जो गेन होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। कैपिटल एसेट क्या है? इन्वेंट्री कैपिटल एसेट नहीं है, डेप्रिशिएबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, अमोर्टाइजेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है। ये सारे कैपिटल एसेट्स नहीं है। तो फिर कैपिटल एसेट हैं कौन से? पर्सनल मूवेबल एसेट में ये 12 आइटम्स कैपिटल एसेट्स हैं, यानी जिनको हम आर्ट रिलेटेड आइटम्स कहते हैं। और फिर कैपिटल एसेट कौन से हुए? शेयर्स, सर्टिफिकेट्स, वाउचर्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। अब एक बच्चे ने सवाल किया सर गुडविल और पेटेंट तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी आता है, और भैया अगर वो अमोर्टाइजेबल है और बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। अगर बिजनेस में आएगा तो अमोर्टाइज होगा, अगर बिजनेस में नहीं होगा, कैपिटल गेन में होगा, तो फिर वो अमोर्टाइज नहीं होगा। सर कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पर जो गेन है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। कैपिटल एसेट क्या है बता दिया, डिस्पोजल क्या है। डिस्पोजल के बारे में दो टोक बात है, वो जो एसेट ना रहे या आप उसके मालिक ना रहे उसे डिस्पोजल कहते हैं। टूट गया, गुम गया, खराब हो गया, जल गया, बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया, सरेंडर कर दिया, माफ कर दिया, दस्तबरदार हो गए। सर जी रिलिंक्विश, दस्तबरदार हो गए, ये सारा डिस्पोजल है। एस कैपिटल एसेट क्या है बता दिया, डिस्पोजल क्या है बता दिया। भैया कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पर जो गेन है उसे कैपिटल गेन कहेंगे। अच्छा 10 कनाल की जगह 2 कनाल की बेची, ये भी डिस्पोजल है, पार्ट ऑफ द एसेट को भी डिस्पोज कर सकते हैं। अगर आपने पर्सनल एसेट बिजनेस में इस्तेमाल किया या बिजनेस एसेट पर्सनल इस्तेमाल कर लिया तो ये भी, इस बिजनेस की गाड़ी आप घर ले आ गए, ये भी क्या है? ये भी डिस्पोजल है, ये भी डिस्पोजल है। सर बिजनेस एसेट पर्सनल यूज किया, ये भी डिस्पोजल है। कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं? ए माइनस बी। व्हाट इज ए? कंसिडरेशन रिसीव्ड। व्हाट इज बी? कॉस्ट ऑफ द एसेट। सर जी मास्टर शीट है, इसमें आपको बताता रहेगा कि यार सेल प्रोसीड क्या लेनी है और कॉस्ट क्या लेनी है। सर सेल प्रोसीड, कंसिडरेशन रिसीव्ड क्या लेनी है, तो देखा जाएगा एसेट डिस्पोज हुआ है, एसेट डिस्ट्रॉय हुआ है या एसेट को बेचा है। अगर एसेट डिस्ट्रॉय हुआ है तो स्क्रैप वैल्यू प्लस कॉम्पनसेशन वुड बी कंसीडर्ड एज कंसिडरेशन रिसीव्ड। अगर एसेट डिस्ट्रॉय डैमेज हुआ है तो डैमेज फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अगर सेटलमेंट हुई है तो जो सेटलमेंट हुई है वो कंसिडरेशन रिसीव्ड है, या जो अदालत ने फैसला किया है वो कंसिडरेशन रिसीव ली जाएगी। और अगर एसेट को बेचा है तो देखा जाएगा एक्चुअल या फेयर मार्केट वैल्यू। और अगर शेयर्स हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू किस लिस्टेड कंपनी की क्या होगी? जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिखी हुई थी वो होगी। और अगर अनलिस्टेड कंपनी तो उसकी क्या होगी? ब्रेकअप वैल्यू होगी। सब ब्रेकअप वैल्यू क्या होता है? नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। कंसिडरेशन रिसीव्ड वाला पार्ट ये है। आ जाए कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट। कॉस्ट में क्या शामिल है? सर जितने का खरीदा वो शामिल है। हाँ इसके अंदर क्या शामिल हो जाएगा? इंसिडेंटल चार्जेस, कमीशन जो दी है लेने बेचने के, वो कॉस्ट का हिस्सा होगी। क्या शामिल नहीं होगा? सर कोई भी ऐसा खर्चा जो किसी और हेड से रिलेटेड हो वो इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट में शामिल नहीं होगा। और कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में, एक्सपेंस नॉट अलाउड इन इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो भी कॉस्ट का हिस्सा नहीं होगा। सर मैंने आपको उधर सोर्स में भी बताया कि जो बिजनेस में से माइनस नहीं होना वो कॉस्ट नहीं है। कैपिटल गेन में भी लिखा हुआ है जो बिजनेस में से माइनस करने की इजाजत नहीं, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट नहीं बनेगा। सर जी अब अगर ये बात आपने कर ली तो अब कुछ लॉसेस की बात कर लो। ऑल दो लॉसेस की बात हमने कल भी करनी है, परसों भी करनी है, लेकिन लॉस की अगर मैं बात करूं तो सर एक बंदा है उसने ए लिमिटेड के शेयर खरीदे 150 के, 70 रुपये का खरीदा, 150 का बेच दिया, 80 का गेन आ गया। बी लिमिटेड है उसने 120 का बेचा, 150 का खरीदा था, 30 रुपए का लॉस आ गया।
क्या ये वाला लॉस इस गेन के साथ एडजस्ट हो जाएगा? सर द आंसर इज यस, एडजस्ट हो जाएगा। बी लिमिटेड का लॉस ए लिमिटेड के गेन के साथ एडजस्ट हो जाएगा। अब आ जाए सी लिमिटेड। सी लिमिटेड क्या है? 110 का क्या है? सी लिमिटेड में क्या कहता है? 110 का बेचा। अच्छा मेरी बात सुनना, बी लिमिटेड का लॉस ए लिमिटेड के गेन के साथ एडजस्ट हो गया। अलबत्ता सी लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयर को बेचें तो टैक्स नहीं लगता। याद रखना असूल है कि अगर गेन टैक्सेबल ना हो तो लॉस भी एडजस्टेबल नहीं होता। यहां पर देखो गेन टैक्सेबल नहीं है तो ये वाला लॉस भी एडजस्टेबल नहीं होगा। अच्छा अब कॉइन है, 85 का बेचा, 75 का खरीदा था, 10 का गेन आया। ज्वेलरी है, 120 की बेची, 125 की खरीदी थी, 5 का लॉस आया। क्या ज्वेलरी का लॉस कॉइन के साथ एडजस्ट हो जाएगा? नो। क्या ज्वेलरी का लॉस किसी और हेड के, किसी और कैपिटल एसेट के साथ एडजस्ट होगा? आर्ट रिलेटेड आइटम का लॉस एडजस्ट होता ही नहीं है। समझ गए? आर्ट रिलेटेड आइटम का लॉस एडजस्ट होता ही नहीं है। सर जी डिडक्शन ऑफ लॉसेस, डिडक्शन ऑफ लॉसेस में सबसे पहली बात तो ये है कैपिटल लॉस कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट होता है, और अगर एडजस्ट ना हो सके तो 6 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड हो जाता है। ये लॉस कैलकुलेट होता है कॉस्ट माइनस सेल प्रोसीड के, और उसके बाद वो कहते हैं आर्ट रिलेटेड आइटम का लॉस हो जाए तो एडजस्टेबल नहीं होता। कैपिटल लॉस किसी और हेड के साथ एडजस्ट नहीं होता, कैपिटल लॉस कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट होता है। और इसमें खास बात यह है कि 2020 में भी लॉस था, 2021 में भी लॉस था, 2022 में गेन आया तो किसके साथ एडजस्ट होगा? पहले 20 वाला, यानी पुराना लॉस पहले एडजस्ट होगा। यहां पर आता है FIFO मेथड इस्तेमाल करते हैं, पुराना लॉस पहले एडजस्ट होता है, पुराना लॉस पहले एडजस्ट होता है। अच्छा अब जरा बात करने लगा हूं आपसे इनकम इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अच्छा सबसे पहला सवाल तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये आता है कि क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है या नहीं। तो देखा ये जाएगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है कौन सी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में सिर्फ 2 ही चीजें आती हैं, कौन कौन सी? लैंड और बिल्डिंग। लैंड तो डेप्रिशिएबल नहीं है, वो तो कैपिटल एसेट है, बहस खत्म होगी, साइड पे कर। बिल्डिंग बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है तो वो डेप्रिशिएबल है, लेकिन अगर पर्सनल है तो फिर तो वो डेप्रिशिएबल नहीं है, कैपिटल एसेट है। अब अगर बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है तो मजीद देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? क्या देखना पड़ेगा? वो बिजनेस में यूज भी हो रहा है, और अगर बिजनेस में यूज हो रहा है तो वो क्या है? अगर बिजनेस में यूज हो रहा है तो वो क्या है? बिजनेस में यूज हो रहा है तो वो डेप्रिशिएबल एसेट है। बिजनेस में यूज हो रहा है तो डेप्रिशिएबल एसेट है और नॉन कैपिटल एसेट है। जबकि बिजनेस में यूज नहीं हो रहा तो वो क्या है? नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट और क्या कहलाएगा? कैपिटल एसेट कहलाएगा। सर बिल्डिंग है, बिजनेस में बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट के तौर पे आ रही है, उसको किराए पे दिया हुआ है, आप उसमें बिजनेस में के तौर बिजनेस इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसकी तो डेप्रिसिएशन नहीं होगी, डेप्रिसिएशन नहीं होगी तो कैपिटल एसेट होगा। ये तो आप खुद अपने तौर पे सोच रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सिंपल सी बात है, हम कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं, कैपिटल गेन का मतलब है कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पे जो गेन है। अब मेरे से बात करेंगे, आप बिल्डिंग की क्या बात कर रहे थे?
ठीक, थैंक यू सर जी। वो भाई समझ गए, क्योंकि बुनियादी डेफिनेशन तो हमने पास रखनी है ना, उससे तो हट के कोई बात नहीं कर देनी। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदा, कितने की प्रॉपर्टी थी? 5 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी थी। किस तरह खरीदा? कैश में खरीदा। ठुक गए। क्यों? नुकसान होगा सर। क्या नुकसान होगा? जितने पैसे कैश में दिए वो कॉस्ट में शामिल नहीं होगा, और जितने पैसे कैश में दिए उसका 5% पेनल्टी भी लगेगी। तो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? ये आ गया, इसकी बात कर ली आपने। अब जरा इमूवेबल प्रॉपर्टी पर गेन लॉस निकाल लें। आपको तो पता है, आपने पढ़ चुके हैं सेपरेट ब्लॉक आइटम कौन कौन सी है, और उस सेपरेट ब्लॉक आइटम में सबसे पहली आइटम नॉर्मली जो कही जाती है कैपिटल गेन में, वो होती है कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने पर जो गेन आया वो कैपिटल गेन है, मगर वो सेपरेट ब्लॉक आइटम है, उस पर नॉर्मल रेट अप्लाई नहीं होता। अब सवाल ये कि उस पर कितना रेट अप्लाई होना है, तो उसका भाई वो गिवन होगा, उसकी टेंशन ना लो। थोड़ा सा बता दूं, 30 जून 2024 के बाद जो खरीदा उस पर तो 15% रेट लगेगा। 30 जून 2024 से पहले जो खरीदा उस पर देखा जाएगा ओपन प्लॉट है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है या फ्लैट है। ओपन प्लॉट के रेट भी गिवन है होल्डिंग पीरियड की बेस पर, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के रेट भी गिवन है होल्डिंग पीरियड की बेस पर, फ्लैट के रेट भी गिवन है होल्डिंग पीरियड की बेस पर। बस इतना सा याद रखना, 6 साल लैंड हो तो 6 साल के बाद, 6 साल से ज्यादा होल्ड किया तो कोई टैक्स नहीं। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी हो तो 4 साल से ज्यादा होल्ड किया हो तो कोई टैक्स नहीं। फ्लैट हो तो 2 साल से ज्यादा होल्ड किया हो तो कोई टैक्स नहीं। सर जब भी आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो आपने सबसे पहले देखना है कैपिटल एसेट है या नहीं, और डिस्पोजल हुआ या नहीं हुआ। अगर ये वाले स्टेप पार करें तो फिर होल्डिंग पीरियड देखना, और फिर उस केस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है और रेट अप्लाई करना है। टैक्सेशन ऑन डीम्ड इनकम। अच्छा जी, ये वाली बात बाद में करता हूँ आपसे, पहले मैं ज़रा कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूँ। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी। सबसे पहली बात है सिक्योरिटी क्या होती है? सर यूफोन की सिम और डीवीडी, यूफोन की सिम और डीवीडी। व्हाट इज यू? Unit of exchange traded fund, share of a public company, instrument of redeemable capital, मुदारबा certificate, debt securities, voucher of PTCL, derivative product। सर जी ये 7 चीजें, इसको यूफोन की सिम और डीवीडी याद रखिएगा। सिक्योरिटीज में ये चीजें हैं। अब जरा अगली बात ये है कि सिक्योरिटी पे टैक्स किस तरह लगना है। सर सबसे पहले सिक्योरिटी भी सेपरेट ब्लॉक आइटम है, और सिक्योरिटी का टैक्स वाला निज़ाम प्रॉपर्टी से थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंट है। देखिएगा ज़रा, अगर सिक्योरिटी 1 जुलाई 2024 के बाद खरीदी है तो 15%, 1 जुलाई 2024 के बाद सिक्योरिटी खरीदी है या 1 जुलाई 2024 के बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है, 15% रेट लेगा। याद नहीं करने, पेपर में गिवन होंगे। हाँ, 1 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है और 1 जुलाई 2022 के बाद खरीदी है तो टेबल है, ये वाला टेबल लगेगा। अगर 1 जुलाई 2022 से पहले खरीदी है तो 12.5%, और अगर 1 जुलाई 2013 से पहले खरीदी है, इसको भी ठीक करना यार, तो 0%। वो पॉइंट समझ आ रहा है? 1 जुलाई फिर कह रहा हूं, ये पेपर में गिवन होगा, होल्डिंग पीरियड निकालना और उस बेस पर रेट कैलकुलेट कर लेना।
हाँ, अब अगली बात यह है कि वो कहता है, अब ये दोनों बातें इकट्ठी कर रहा है। वो कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचना हो या गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी हो, ये दोनों क्या है, सेपरेट ब्लॉक आइटम्स हैं। सेपरेट ब्लॉक आइटम का मतलब है इन पर सेपरेट रेट लगना है और एनटीआर वाला रेट अप्लाई नहीं होना। दूसरे नंबर पे वो कहता है होल्डिंग पीरियड को कैलकुलेट किया जाता है कब से, जिस दिन खरीदा से लेकर जिस दिन बेचा, वो होल्डिंग पीरियड होता है। सर अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और है, छोटा सा कीमती कॉन्सेप्ट है, जरा इसको देखिएगा। सर जी अगर सिक्योरिटीज को परचेज किया जाए और सेल किया जाए सेम डेट पर, और अगर प्रॉपर्टी को सेल किया जाए और परचेज किया जाए डिफरेंट डेट पर, क्या मतलब, एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपने सिक्योरिटी खरीदी कितनी, 1000 शेयर्स, कितने के हिसाब से, 10 के हिसाब से। कब, 1/1/2024 को। आपने बेचा कब, परचेज कब किया, 2/1/2024 को। क्या परचेज किया, फिर 500 शेयर परचेज किए 11 के हिसाब से। पहले आपने 1000 शेयर 10 के हिसाब से किए थे, फिर आपने 500 शेयर 11 के हिसाब से कर लिया, फिर आपने सेल कर दिया। क्या सेल किया, 800 शेयर सेल किए, किस रेट पर, 800 शेयर सेल किए 12 के रेट पर। सॉल्यूशन, आपने 800 शेयर बेचे, मेरा आपसे सवाल है कि ये 800 शेयर जो बेचे हैं ये 1000 में से बेचे हैं या 500 में से बेचे हैं। तो असूल ये है कि अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला रूल अप्लाई होना, सिंपल, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं। हाँ, अब अगली बात है, जरा बारीक ध्यान से देखना। आपने 1/1/2024 को 1000 शेयर खरीदे 10 के हिसाब से, 2/1/2024 को 500 शेयर खरीदे 11 के हिसाब से, और 2/1/2024 को 800 बेच दिए 12 के हिसाब से। यानी सेम डेट में सेल भी किया और परचेज भी की है। अब फाइफो नहीं लगना, अब एफ को लगना है। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, अब फाइफो मेथड नहीं लगना, अब एफ को मेथड लगना है। सर जी आप देखिएगा जरा, बेचने का रेट उसने बता दिया और कॉस्ट निकालनी है आपने एवरेज रेट की बेस पर। और सर समझ आ गया, ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, आपके साथ कर दी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, जरा उसको भी डिस्कस कर दूं, और वो है कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट डिसअलाउड। कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट डिसअलाउड। वो कहता है कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट एज मेंशन्ड अबव शैल नॉट बी एडमिसिबल इन द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहले आ गया वॉश सेल। वॉश सेल क्या होती है? अच्छा, 2-3 बेसिक बातें बताकर आपको फिर कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सर स्टॉक एक्सचेंज में ना आप शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स बेचते हैं। लोग ना इस तरह, लोग स्टॉक एक्सचेंज में मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं। जैसे कि एक OGDC है, ऑयल सेक्टर है, उसमें ऑयल सेक्टर में PSO के शेयर भी होंगे, टोटल पार्को के शेयर भी होंगे, शेल के शेयर भी होंगे। एक गाड़ियों का ऑटोमोबाइल है, उसमें टोयोटा भी होगी, उसमें करोला भी होगी, उसमें निसान भी होगी, उसके अंदर होंडा भी होगी। एक जनाब सीमेंट है तो उसमें पाइनियर सीमेंट भी होगा, उसमें क्वार्ट सीमेंट भी होगा, उसमें फौजी जो भी होता है वो सीमेंट होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह ही ये सारे मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं। बैंक होगा तो मिजान बैंक भी होगा, लबीब भी होगा, अल्फला भी होगा, वगैरह वगैरह। सर जी वो कहता है वॉश सेल। सबसे पहले तो वो कहते हैं आप जब भी शेयर खरीदे तो मुख्तलिफ सेक्टर्स के शेयर अपने पास खरीदें, मुख्तलिफ सेक्टर्स के शेयर अपनी बकेट में रखें। इसको कहते हैं पोर्टफोलियो बनाना। पोर्टफोलियो क्या होता है? शेयर्स की फ्रूट चाट, यानी मुख्तलिफ तरह के शेयर्स आपने अपने पास रखे हैं कि यार अगर एक सेक्टर नीचे चला गया तो दूसरा ऊपर आ जाए, दूसरा नीचे चला गया तो तीसरा ऊपर। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं ना, हमने पोर्टफोलियो बनाया हुआ था। एक था सीमेंट, बैंक और ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसके शेयर्स थे। सीमेंट सेक्टर में क्या था? परचेज प्राइस थी 100 रुपये। हमने सीमेंट सेक्टर में
शेयर 100 रुपए का खरीदा हुआ था, 150 का भेज दिया, 50 का गेन आ गया। बैंक में 120 का एक शेयर खरीदा था, 120 का 150 का एक शेयर खरीदा था, हमने 120 का बेच दिया और 30 का लॉस आ गया। सवाल ये कि क्या ये 30 इस 20 के साथ एडजस्ट हो जाएगा? यस और नो? यस, एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन एफपीआर वालों ने कहा क्या आपने वाकई ये शेयर बेचना था? आपने कहा बिल्कुल मैंने बेचना था। एफपीआर वालों ने कहा आपने ये वाला शेयर बेचकर फिर दोबारा क्यों खरीदा? दोबारा वो कहते हैं अगर आप शेयर सिर्फ इसलिए बेच रहे हो ताकि गेन के साथ एडजस्ट करके अपने गेन को कम करो, टैक्स बचाओ, तो फिर इसको वॉइस सेल कहते हो और हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। आपने कहा भाई मैंने इसलिए नहीं बेचा, मैंने तो बेचना था इसलिए बेच। उसने कहा फिर दोबारा क्यों खरीदो? एक माह के अंदर अंदर तुमने शेयर बेचा, लॉस को गेन के साथ एडजस्ट किया और दोबारा वही शेयर खरीद लिया, तो कहा मुझे हमें उल्लू बना रहे हो। तुमने शेयर बेचा ही इसलिए ताकि लॉस को गेन के साथ एडजस्ट करो, अपना गेन कम करो, टैक्स बचाओ, और दोबारा वही शेयर खरीद भी लिया। टैक्स वालों को अगर आपने दोबारा वही शेयर खरीदा तो अब तो हमें कंफर्म हो गया कि तुमने क्या किया है, वो बेचा ही टैक्स बचाने के लिए था। तो उसने कहा ये वॉइस सेल है और वॉइस सेल के केस में आप लॉस को गेन के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपने शेयर खरीदा था 200 का, फेयर मार्केट वैल्यू 250 थी, कितने का गेन आ गया? तो भैया गेन तो आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? सर गेन तो डिस्पोजल पर गेन या लॉस आना है ना, इसलिए। अच्छा, अब एक बंदा उससे भी ज्यादा शाना था, उसने क्या किया, ये शेयर बेचा गेन आ गया, ये शेयर बेचा लॉस आ गया, और अलाइड बैंक का शेयर बेचकर अल हबीब का शेयर खरीद लिया। कहता है मैंने सेम तो नहीं ना खरीदा। उसने कहा बेटे तुम सेम सेक्टर में तो रहे हो ना, तुमने अभी भी अल हबीब का शेयर खरीदा है, तुम तो सेम सेक्टर, तुमने अपना पोर्टफोलियो मेंटेन किया हुआ है और तुम सेम सेक्टर में ही रह रहे हो, इसका मतलब है तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। कहते हैं मैंने वही शेयर तो नहीं ना खरीदा। उसने कहा तुमने सिर्फ स्वैप किया है शेयर को, हरकत तुमने वही की है, इसको स्वैप सेल कहते हैं, और स्वैप सेल में भी लॉस को गेन के साथ एडजस्ट करने की इजाजत नहीं होती। समझ गए? सर ये वॉइस सेल भी बता दिया, स्वैप सेल भी बता दिया। क्रॉस ट्रेड सुन लें। अच्छा, एक बंदा है, उसके दो सिक्योरिटीज अकाउंट है, दो जगह पे अकाउंट है, एक केएसबी में अकाउंट है और एक जेएस में अकाउंट है। केएस उसके अपने ही दो अकाउंट है, ऐसे जैसे बैंक नहीं हो दो होते, हबीब बैंक और अल्फला बैंक, दो जगह पे अकाउंट है। अगर आप हबीब बैंक से पैसे निकाल के अल्फला में डाल दे और कहें कि मेरा बड़ा ज्यादा खर्चा हो गया, तो ये तो लॉजिकल नहीं है ना यार। इसी तरह अगर एक बंदे ने केएसबी सिक्योरिटी से सिक्योरिटी निकाल कर जेएस में डाल दी और बाद में क्या कहा कि ये डिस्पोजल हो गया, तो टैक्स वाले कहते हैं किधर से? डिस्पोजल तो तब होता है जब आप एसेट के मालिक ना रहे या एसेट ही ना रहे। एसेट भी आपके पास मौजूद है और आप एसेट के मालिक भी हो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये तो डिस्पोजल हुआ ही नहीं। उसने कहा ये डिस्पोजल ही नहीं है, गेन लॉस अराइज होगा ही नहीं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये मैंने आपको बात बता दी। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, वो बात यह है कि यार अगर खास तौर पे ये वाली बात सिक्योरिटी के हवाले से, वो कहता है वो कहता है सिक्योरिटी सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स होती है। ठीक हो गया? हाँ, अगर आपकी सिक्योरिटी मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन थी, मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ट्रेड हुई और एनसीसीपीएल के जरिए सेटल हुई, तो इसका मतलब यह है कि ये सिक्योरिटी सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स होगी और उस पर
0.5% एक्सपेंस सेल प्राइस का और 0.5% एक्सपेंस परचेज कॉस्ट का माइनस करने की जरूरत होगी। सर इसके अलावा कोई और एक्सपेंस माइनस नहीं होगा अगर ये मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन है। यानी मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन का क्या मतलब हुआ? स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड और एनसीसीपीएल नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान के जरिए सेटल हो तो इस पर ये वाला रूल अप्लाई होगा। अगर स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ट्रेड ना हुई या एनसीसीपीएल के जरिए सेटल ना हुई तो इसे कहा जाएगा कि ये मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं है। और अगर मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन ना हुई तो फिर सेपरेट ब्लॉक आइटम नहीं होगी बल्कि एनटीआर के तौर पे टैक्स लगेगा। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? एनटीआर के तौर पे हमने पहले कहा कि सेपरेट ब्लॉक आइटम है, एनटीआर के तौर पे टैक्स लगेगा अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ट्रेड ना हुए या एनसीसीपीएल के जरिए सेटल ना हुए या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग थी और डिटेल ऑफ सच इज नॉट मेंशन्ड थ्रू एनसीसीपीएल। यानी आपने एनसीसीपीएल या स्टॉक एक्सचेंज को अलहदा कर दिया तो फिर सेपरेट ब्लॉक आइटम नहीं होगा, फिर एनटीआर होगा। सर ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, ये आपके साथ कर दी। मैं अगर आपसे निचोड़ डिस्कस करूं, निचोड़, तो सर ये निचोड़ है, आपके साथ डिस्कस करूंगा। जब भी कैपिटल एसेट कैपिटल गेन की बात करें तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जिसकी बात करें क्या ये कैपिटल एसेट है। एक दो बार उसने एक बड़ा ट्रिकी सवाल दिया, मुझे लग रहा है कि जो सवाल आपने दिया वो भी यही है। हुआ ये कि एक बंदे ने मशीन किया इंपोर्ट, बंदे ने मशीन क्या की है, बिजनेस से मशीन इंपोर्ट की है। जब ये मशीन इंपोर्ट की है ना तो अभी वो पाकिस्तान में पहुंची नहीं थी कि वो रास्ते में खराब हो गई। जब वो मशीन रास्ते में खराब हो गई तो उसे क्या कर दिया गया, इंश्योरेंस क्लेम ले लिया गया और उस मशीन को स्क्रैप कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वाला एसेट क्या कैपिटल एसेट था? तो इसका जवाब है चूंकि ये इन्वेंट्री नहीं थी। डेप्रिशिएबल एसेट तो तब होता जब वो बिजनेस में आ जाता और इस्तेमाल हो रहा था, वो बिजनेस में भी नहीं आया। पर्सनल मूवेबल एसेट भी नहीं था, बिजनेस का एसेट था, तो इसका जवाब था ये डेप्रिशिएबल एसेट था। डेप्रिशिएबल एसेट कह रहा हूं, कैपिटल एसेट था। और कैपिटल एसेट को डिस्पोज करने पर जितने पैसे मिले वो कंसिडरेशन रिसीव्ड, और जितनी कॉस्ट आई उसको कॉस्ट में से लेस करके गेन निकालेंगे, कैपिटल गेन के हेड में टैक्स करेंगे। मुझे लग रहा है कि आप ये वाला सवाल पूछ रहे थे। यही सवाल इंपोर्ट का एक बार पास पेपर में भी आया हुआ है और आपकी किताब में E7 में गिवन भी है। मैं करवाया भी हुआ है, करवाता भी हूं हर बार। E7 का सेकंड पार्ट। अच्छा जी, कैपिटल एसेट पहला स्टेप क्या देखेंगे, कैपिटल एसेट है ये। वो कहता है गाड़ी बेची, जज्बाती नहीं होना। कैपिटल गाड़ी बेची, गाड़ी कैपिटल एसेट है ही नहीं, क्योंकि गाड़ी अगर बिजनेस किया है तो डेप्रिशिएबल एसेट है, और अगर पर्सनल है तो पर्सनल मूवेबल एसेट है। बहरहाल कैपिटल एसेट नहीं है। तो भाई कैपिटल एसेट देखना, दूसरे नंबर पे डिस्पोजल देखना है। सर जी अगर डिस्पोजल ना हुआ तो आपने देखना कहीं ये डीम्ड इनकम का केस तो नहीं है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है। ठीक हो गया। डीम्ड इनकम मैं आपको नहीं करवा रहा, उसकी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। सर जी डीम्ड इनकम, कैपिटल एसेट देखना, डिस्पोजल देखना। अगर कैपिटल एसेट भी और डिस्पोजल भी है तो फिर देखना इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी है या अदर है। चूंकि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो देखेंगे बेचने से गेन आया या लॉस है। अगर गेन आया तो वो सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स होगा, और अगर लॉस आया तो वो एडजस्टेबल नहीं होगा। सिक्योरिटी में भी देखेंगे गेन आया या लॉस आया। चूंकि अगर गेन आया तो सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स होगा, और अगर लॉस आया तो
सर प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी केस में लॉस एडजस्टेबल नहीं होता, लेकिन सिक्योरिटी के केस में लॉस आ जाए तो सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन के साथ ही एडजस्ट होता है, और अगर एडजस्ट ना हो सके तो हाँ अदर कैपिटल एसेट की बात करेंगे तो देखेंगे गेन आया या लॉस आया। गेन आया तो एनटीआर के तौर पे टैक्स होगा, लेकिन अगर लॉस आया तो मजीद देखेंगे कि ये आर्ट रिलेटेड आइटम तो नहीं है, क्योंकि अगर आर्ट रिलेटेड आइटम होगी तो इसका लॉस एडजस्टेबल, अगर ये आर्ट रिलेटेड आइटम नहीं होगी तो ये वाला लॉस एडजस्टेबल होगा अगेंस्ट कैपिटल गेन, और अगर एडजस्ट ना हो सका तो 6 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड। तो भाई ये सारी कैपिटल गेन की स्टोरी थी, मैंने आपके सामने रख दी।